तो आज का जो टॉपिक मेन है अमराज निजाम तनफुस से है। तो इसका इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो जिंदा रहते हैं या जितना लैब सेल है बॉडी में, तमाम सेल का को किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और उस ऑक्सीजन के हसूल के लिए एक निज़ाम काम करती है ना, सर्कुलेशन के लिए एक निज़ाम काम सिस्टम काम करती है, निज़ामी सिस्टम काम करती है, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से करते हैं। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से निकालना, यानी फिल्टर करके गैस से एक्सचेंज करके निकालना। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसका पूरा कार्डियक सर्कुलेटरी में भी इसका इंपॉर्टेंट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह जितने सिस्टम में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे इंसान में, ह्यूमन या किसी भी जिंदा चीज लैब में, उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी का भी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। तो एक व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी जब मैं बताया उसको, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दूसरा नाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दूसरे को रेस्पिरेटरी एपरेटस या वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। या वेंटिलेटरी, ये ना ऑक्सीजन जो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, गैस एक्सचेंज का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वो बाद में बताएंगे क्या एल्वियोला में एक्सचेंजिंग होता है, वो अलग चीज है। लेकिन और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो टाइप में इनको डिवाइड किया है, डिजीज के हिसाब से और जनरल भी एनाटॉमी के हिसाब से भी। तो ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला अपर रेस्पिरेटरी का जो ट्रैक्ट का रास्ता है, सबसे पहले नोज से शुरू होती है। नोज से होती है, नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड किया गया है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया, टू ब्रोंकी, दोनों तरफ से ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे आर्टरी ब्रोंक्यूल्स लंग्स में, एंड टू लंग्स। इसको लोअर में क्या गया, लोअर रेस्पिरेटरी में इंक्लूड किया गया है। दो तरह से इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि नोज एंड नजल कैविटी क्या है और उसका पोजनिस स्ट्रक्चर हल्का सा मैं ब्रीफ नहीं करता हूँ, हल्का सा मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका हल्का सा है। तो मेन रूट ऑफ एयर एंट्री का जो भी है, पहले नोज है, टू कैविटी डिवाइडेड बाय द सेप्टम। ये नोज का दो नोस्ट्रिल जो है, दो डॉल नोस्ट्रिल है, जिसको कहते हैं नोस्ट्रिल। दो नोस्ट्रिल होता है, दोनों के बीच में एक सेप्टम वाल है जिसको डिवाइड करते हैं। Entirely consist of the hyaline cartilage. Entirely the roof is the formed by ethmoid, ये दो है बोन। तो ये जो रूफ ही बनावट जो है इथेनॉइड बोन से ये रूफ उसका छत का घेराव किया गया है। द फ्लोर इज द फॉर्मेड बाय द रूफ ऑफ द माउथ। ये पूरा ढांचा के तैयार सामने में क्या है, फॉर्मेड एक माउथ है। और मीडियल फॉर्मेड बाय द सेप्टम, ये फिर से मीडियल टाइप में इसको मीडियल वन में सेप्टम से डिवाइड किया है। राइट को और लेफ्ट को इसको एक डिवाइड भी कर सकते हैं सेप्टम में। द लेटरल फॉर्मेड बाय द मैग्जिलरी। तो मैग्जिलरी साइनोसाइटिस होता है साइनस का, मैग्जिलरी एरिया ही है, दोनों तो लेफ्ट बायलेटरली होगा। ये पार्शियल स्ट्रक्चर बताया गया है, जनरल नहीं, पार्शियल स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज, थोड़ा सा फंक्शन इसलिए बनाना जरूरी है कि जरूरी पड़ेगी, इसकी भी फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह तुमको पेशेंट को समझाने के लिए इसको जानना जरूरी है। द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज वार्मिंग ड्यू टू द इमेंस वास्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोसा। नजल के अंदर म्यूकोसा होता है, इसमें इतना वेसल्स का इतना कंजेशन रहता है, ज्यादा रहता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो भी जैसे ठंडा जा रहा है, एयर जा रहा है, हर चीज कर रहा है, तो उसको भी रोकआउट करता है और बॉडी को वर्म रखता है, क्योंकि वेसल्स का वहाँ जाल बिछा हुआ अंदर में, म्यूकस सेक्रेशन है, म्यूकोसा, और उसके अंदर वेसल का जाल बैठा है, यानी इतना कंजेशन है जो जनरली ठंडा बॉडी होने नहीं देता है।
filtering and cleaning. This occur due to the hair which trap larger particles. इसके अंदर हेयर पार्टिकल, हेयर होती है दोनों नोस्ट्रिल के अंदर, जो हेयर होती है उसका काम क्या करता है, लार्ज पार्टिकल्स जो गंदे है, डस्ट पोलन है, उसको अंदर नहीं जाता, वही बाल रोक लेते हैं। छोटे छोटे कुछ तो चले जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं, जैसे कि कोई जूट मिल में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है केमिकल में, इनहेल करते वक्त करते हैं तो कॉमन ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकियल हो जाता है, एलर्जी राइनाइटिस हो जाएगा सबसे पहले। तो उसको बचाने के लिए ये जो हेयर का इम्पोर्टेंट बहुत ही जरूरी है। बायलेटरल नोस्ट्रिल के अंदर हेयर का इम्पोर्टेंट वो प्रिवेंट करता है कोई डस्ट पोलन को करने के लिए। तीसरी बात, ह्यूमिडिफिकेशन, एज एयर ट्रेवल्स ओवर द मॉइस्ट म्यूकोसा इट बिकम्स एज सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर। और हम लोग जो ट्रेवल्स करते हैं, एयर का जो हवा जो बहती रहती है, या हम लोग हवा में भी लोग चलते रहते हैं, हवा बहती है तो एक प्रेशर पड़ता है, जहाँ पर प्रेशर पड़ने के बाद और उसके बाद मॉइस्ट म्यूकोसा, जो वहाँ म्यूकोसा में मॉइस्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से और सेचुरेशन इसमें जो है अंदर मैच करेगा, जिसका सेचुरेशन साफ जाएगा तो पोलन और जल्दी से खरा नहीं जाएगा, इसलिए वहाँ सॉफ्टनेस कर देगा। और वाटर वेपोरेशन जहाँ हो जाता है वहाँ नोज पर कंजेशन की वजह से, जिसकी वजह से कोई जल्दी डैक इंटर नहीं करेगा, डैक न ठंडी जाएगी न गर्मी जाएगी। उसका ह्यूमिडिटी से या टेम्परामेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रखता है, ये इतना ही दूर में रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नो द नजल कैविटी में आगे है फायरिंग्स। फायरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट that is the behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and larynx। तो फायरिंग्स है, फायरिंजाइटिस क्लियर, मुंह ओपन करोगे तो फायरिंग्स दिखाई देगा, फायरिंजाइटिस हो जाता कोई भी, क्योंकि कोई भी हम लोग इनहेल करते हैं तो सबसे पहले नोज से नजर फायरिंग्स में आने के बाद जो मोट की थ्रोट का जो रास्ता ओपन होता है, जो क्लियर जो ओरली हम लोग लेते हैं, वह भी जाकर फायरिंग्स से टकरा कर जाता है, तो वह क्लियर या ठंडा ही पानी हम लोग पिए ओरली तो फायरिंग्स में जाता है, कॉमन अटैक पहले करता है। इसलिए कोई भी बैक्टीरिया का जो होता है नजल के बाद ओरली जो भी मुंह से जाएगा तो वह फायरिंग्स में टकराएगा, इसके कारण कॉमन फायरिंजाइटिस कॉमन हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस उसके बाद हो जाएगी टॉन्सिलाइटिस, फायरिंजाइटिस, लेकिन फायरिंजाइटिस याद करना, फायरिंजाइटिस लैरिंजाइटिस कॉमन होता है, ठीक, वर्म में खंजरा के कॉमन होता है। तो ये चीज पहला बात है। दूसरी बात है उसकी लेंथ जो होती है, फायरिंग्स की जो लेंथ है 12 से 14 सेंटीमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये जो किया जाता है ऐसे नहीं किया जाता है, कभी कभी हम लोग नोज से नजल एयर से नोज तक डालते हैं, नोज से तो हम लोग को कोई चीज जैसे हम लोग ये डालते हैं ईटी ट्यूब डालने के लिए या कोई रैश ट्यूब डालने के लिए दे, तो हम लोग कैसे नापते हैं एब्डोमेन की, तो एयर टू द नोज, नोज टू द स्टोमक, एपिगैस्ट्रिक, ऐसे हम लोग डालते हैं, कितना बड़ा उतना, जैसे 50 mm हुआ उतना बड़ा डालते हैं। इसी तरह इसमें जो है एक्सटेंड फ्रॉम द बेसलाइन द स्कैल्प ऑन द 6 वर्टेब्रा, इसको नापते हैं यहाँ ब्रेन से, जैसे यहाँ से है तो यहाँ है, लेकिन ये ब्रेन इसके सामने ये आता है, तो ये एक तरह के ब्रेन से यहाँ से नापते हम लोग कहाँ, सर्वाइकल 6 तक, सर्वाइकल 6 रिक्वायर्ड कार्टिलेज जहाँ पर होता है वहां तक उसको लेते हैं, नापते हैं, और उसके जो लंबाई जो है 12 से 14 सेंटीमीटर होती है वह फाइनेंस की। उसके बाद पोजीशन है 9-17, पोजीशन है बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल इनफेरियरली है कंटिन्यूअस विद द इसोफेगस, इनफेरियर पीछे के नीचे, इसोफेगस के नीचे है, इंटीरियरली आगे में इनकम्प्लीट द बेस इनकम्प्लीट वाल ऑफ द बिकॉज ऑफ द नोज माउथ एंड लैरिंग्स ओपनिंग, जहाँ ओपन होता है वहीं उसके इंटीरियरली आगे है, और पोस्टरली एरियोलर टिश्यू एंड द 6 वर्टेब्रा, 6 वर्टेब्रा कार्टिलेज यहाँ तक उसको पोस्टरली पीछे से जाता है, 6 वर्टेब्रा तक जाता है। इसका जो एनाटोमी है ये देखो नजल कैविटी को बता दिया है, इसको ओरल कैविटी है इसमें दिखाया है,
ये थोड़ा सा छोटा ये स्ट्रक्चर तुमको फेरिंग्स का बता दिया यहाँ, उसका इपिकुलेटिस है, लैरिंग्स ओपनिंग है इनटू फेरिंग्स में, इसोफेगस ये बताया है, आगे लैरिंग्स है, पीछे इसोफेगस, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया है। फॉर द डिस्क्रिप्टिंग पर्पस द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। दो फेरिंग्स का पहला पार्ट है नोज से आता है, नोज नेजो फेरिंग्स, जो नोज थ्रू जो रास्ता आता है उसको कहते हैं नेजो फेरिंग्स, और ओरल जो रास्ता है ओरो फेरिंग्स, और तीसरा आता है लेरिंजियो फेरिंग्स। 3 इसके रास्ता है रे, तो इसके 3 स्पेस इसके 3 में डिवाइडेड बांटा जाता है। नेजोफेरिंग्स द nasal part of the pharynx lies behind the nose. Oropharynx the oral part of the pharynx lies behind the mouth. The laryngopharynx the laryngeal part of the pharynx extend from the oropharynx से सामने से एक दूसरे से एक्सटेंड सामने जुड़ा रहा है सीधा। ये देखो नेजोफेरिंक्स का ये दिखाया है स्ट्रक्चर। उसके बाद ओरोफेरिंक्स का बीच में पार्ट दिखाया, और तीसरा हाइपोफेरिंक्स दिखाया तीसरा। ये दोनों पूरा मिलाकर पूरे फेरिंक्स का इसका बताया है। ये रास्ता ओरल कैविटी से नोजल कैविटी से ऊपर से ये रास्ता आता है, ये रास्ता ही दिया है बताया है। स्ट्रक्चर द pharynx is composed of the 3 layer. Number 1 mucous membrane lining, दूसरा फाइब्रस टिश्यू, थर्ड इज स्मूथ मसल। 3 इसमें कंपोज लेयर होते हैं ये। और ब्लड सप्लाई है फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। इन 3 तरह से इसका ब्लड का पार्ट है, इसका 3 तरह से। फेशियल आर्टरी जो फेशियल नर्व से आता है, दैट इज कॉल्ड 7th cranial nerve, that is the facial nerve, वहां से फेशियल आर्टरीज आया है। दूसरी बात नर्व सप्लाई में है वैगस नर्व। वैगस नर्व इज द 10th cranial nerve। ऐसे करके ये जो सप्लाई होता है ना, ट्राइजेमियम भी ऊपर तक रह जाता है, लेकिन ये वैगस नर्व इसमें हाइपोग्लोसियल नर्व इसमें आता है। और हाइपोग्लोसियल नर्व और इसमें दोनों की सप्लाई होती है। हाइपोग्लोसियल नर्व दैट इज द 12 नर्व को हाइपोग्लोसियल नर्व कहते हैं। इसका मतलब है कि 10th और 12 इस दोनों से नर्व का सप्लाई है क्रेनियल नर्व का। फंक्शन है पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये तो पैसेज एयर और फूड दोनों का है, क्योंकि ओरल से ओरल फेरिंग्स खुला और एयर का नेजोफेरिंक्स खुला, इसलिए दोनों का रास्ता है। वार्मिंग द ह्यूमिडिटी, इससे पहले जिस तरह इसमें भी क्या है, इसमें भी वार्मिंग ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल करता है। और डेयर द टेस्ट, इसमें तीसरा है टेस्ट, डेट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग। इसमें एंडिंग, इसका एंडिंग जो है ऑल्फैक्टरी 12 cranial नर्व का पहला नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये क्या स्मेल टेस्ट का, स्मेल टेस्टिंग इस सब का पूरा इसमें बड है इसमें, तो ये पता चल जाएगा नर्व एंडिंग से कि कैसा टेस्ट है, क्या सब पता चलेगा। दूसरी बात द ऑडिटरी ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स टू द ईच मिडिल, इसमें ऑडिटरी ट्यूब भी इसमें जुड़ा हुआ है नेजोफेरिंक्स में। उसके बाद प्रोटेक्शन द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और इसमें लिम्फेटिक टिश्यू जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत से एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस भी होता है यहाँ से, टॉन्सिल से जो सिक्रेशन होता है फेरेंजियल टॉन्सिल से। स्पीच एक्ट ए रीजनेटिंग द चैम्बर ऑफ द साउंड असेंडिंग मन ऊपर, असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स स्पीच का। उसके बाद लैरिंग्स का पोजीशन है द लैरिंग्स और वैक्स बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहेंगे, वैक्स बॉक्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग, इट lies in the front of the laryngopharynx at the level of the 3rd, 4th, 5th and 6th vertebra, cervical vertebra।
इसका जो जुड़ा हुआ है 3, 4, 5 and 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा से ये जुड़ा हुआ है। Until the puberty there is the little हेलो अरे यार बात खराब कर दिया परवेज परवेज हेलो 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 जी सर। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ जी, कर देता है, इसमें आवाज खराब कर देता है। Until the puberty there is a little difference in the size of the larynx between the sexes. It grows large in the male. Superiorly, the hyoid bones and the roof of the tongue. Superior means ऊपर से, inferior नीचे से, continuous with the trachea, anterior सामने, the muscles of the neck, of posterior पीछे, the laryngopharynx 3rd to 6th cervical vertebra. इससे लैरिंग्स का ये पोजीशन है। इसमें भी, इसमें तो नेजोफेरिंग्स, इपिकुलेटिव, वोकल कॉर्ड ये सब दिखा, लैरिंग्स इसमें नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर, द लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल irregular shaped cartilage attached to the each other the ligaments and the membrane. The main cartilage are number 1 thyroid cartilage, 1 cricoid cartilage, 2 arytenoid cartilage, 1 epiculetus, that is called 1 2 3 3 5 ये that is the hyaline cartilage. इसका जो ये जो कार्टिलेज जो है ये हाइलिन कार्टिलेज से ये बना हुआ है। 1 is the epiculetus, that is the elastic fibro cartilage, इसमें elastic fibro cartilage का भी बना होता है। the thyroid cartilage, आगे thyroid cartilage anterior, this is the most prominent and the consists of the 2 flat piece of the hyaline cartilage and fused internally form the Adam's apple, इसको Adam's apple भी कहते हैं। The cricoid cartilage, this lies below of the thyroid cartilage and the composed of the hyaline cartilage. ये जो cartilage है ये दो cartilage के मिलकर बना हुआ है cricoid cartilage. The arytenoid cartilage, these are the 2 roughly pyramid shaped, pyramid ऐसे होता है, pyramid shaped hyaline cartilage situated on the top of the board part of the cricoid cartilage. दूसरा है अगला है term epiculetus. This is the leaf shaped fibroelastic cartilage attached to the inner surface of the anterior wall of the thyroid cartilage. तो ये उसका ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी हल्का सा मैं बताया हूँ। उसका नर्व में ब्लड एंड नर्व सला इसका है सुपेरियर ऊपर से, इन्फीरियर नीजल से, सुपेरियर एंड इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी से गुजरती है। थायराइड वेन गुजरती सप्लाई है उसमें। सुपेरियर लैरेंजियल नर्व, सुपेरियर लैरेंजियल नर्व यहाँ सप्लाई देती है। इसमें देखो इंटेरियरली सब क्लियर दिखा दिया। ये देखो ये एडम्स इसमें सब इस पर कलर से बता दिया है। इपिकुलेटिस, थायराइड कार्टिलेज, एरिथ्रोनाइड ये दिखा दिया है। इसके बाद ये पूरा कलर से बता दिया है, एनाटॉमी इसका बताया दिया है। सर शमशाद को ज्वाइन कर दीजिए। शमशाद क्या हुआ? नहीं ज्वाइन हो रहा है सर, उसका ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा ठीक कर लेते हैं। आखिर बोल रहे सर, हाँ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक 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 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक ना फिर आ रहा है, कहाँ फिर आएगा तो हम देख लेते हैं। अभी तो फिर नहीं आ रहा है, आएगा तो कर लेंगे ज्वाइन। हाँ हेलो 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 जी सर। हाँ एक मिनट। फंक्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी उसको लोअर ट्रैक्ट, इपिकुलेटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी करता ही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
को प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग द स्वेलिंग द लैरिंग्स मूव अपवर्ड एंड द हिंगेड एपिग्लोटिस क्लोज ओवर द लैरिंग्स। पैसेज अवे फॉर एयर, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग और वार्मिंग। यहाँ भी सबको भी फिल्ट्रेट करता है, वार्मिंग ह्यूमिडिटी रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और पूरे बॉडी को गर्म होने में यहाँ भी इसको रोल है इसमें। ट्राकिया, ट्राकिया or windpipe is the continuation of the larynx and the extends downward to the about the level of T5 thoracic 5 where it divides into right and left primary bronchioles। इसमें दो यहीं से ट्राकिया ही से दोनों ब्रोंकी का डिवाइडेशन होता है, राइट एंड लेफ्ट का। द लेंथ इज 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी ट्राकिया का जो लेंथ है। रिलेशन है सुपेरियरली द लैरिंग्स, इन्फीरियरली द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल्स, इंटीरियर upper part the thyroid gland, lower part of the arch of the heart का arch of aorta, the sternum, और posteriorly पीछे of the esophagus, laterally the lungs। इसका जो ये इसका एनाटोमी है, इसका रिलेशन इससे बीच मिला हुआ ट्राकिया का। ये थर्ड कार्टिलेज ट्राकिया का, ये ट्राकिया है, ट्राकिया का तो विंडपाइप है इसका, ये दिखा दिया ऐसे सॉफ्टवेयर इसके है। स्ट्रक्चर composed of the 3 layer the tissue, fibrous and elastic tissue, smooth muscles, ciliated columnar epithelium। ये आगे बढ़ाने के लिए फूड पैसेज को आगे बढ़ाया, एयर पैसेज को कोई भी बढ़ाने के लिए ciliated columnar epithelium जो लेयर सुपेरियर सुपरफिशियल होता है। Held open by the between 16 to the 20 incomplete cartilage rings, C that is the C-shaped, इसका जो होता है C-shaped structure cartilage को होता है। Blood supply inferiorly thyroid artery, bronchial artery, venous drain inferior thyroid vein, nerve supply laryngeal nerve supply इसको देती है। फंक्शन है सपोर्ट एंड द पेटेंसी, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, कफ रिफ्लेक्स, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग। इसका जो ट्राकिया का इतना फंक्शन है। उसके बाद अगला टर्म है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया। द टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स विच द ट्राकिया से नीचे सब लोअर में आ जाए। ट्राकिया डिवाइडेड अबाउट द लेवल ऑफ द thoracic 5, the right bronchus, this is the wider, shorter and the more vertical than the left bronchus। length है 2.5 centimeter length। after entering the right lungs it divided into the 3 branches, one to each lobe। The left bronchus, this is the narrower than the right due to the heart। length है 5 centimeter। after the entry the left lungs it divides into the 2 branches, one to the each lobe। इसमें राइट में 1, 2 and 3 दिखाई दिया है देखो, और लेफ्ट में 1 और 2 दिखाया गया है। ये दिखाया गया बीच में इसका जो है इस स्पेस में कार्डिक फ्रेंगिंग एंगल होता है, कार्डिक फ्रेंगिंग एंगल होता है, और इसलिए इस कार्डिक फ्रेंगिंग के वजह से इसमें स्पेस इसमें लेफ्ट साइड ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है राइट साइड से। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन भी ज़्यादा पहले राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड नैरो की वजह से कम होती है। चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, निमोनिया हो, जो भी हो, पहले लेफ्ट राइट साइड मेन कॉमन होती है। स्ट्रक्चर द ब्रोंकी आर द कंपोज ऑफ द सेम टिश्यू एज
the trachea are lined with the ciliated columnar epithelium. Division of the bronchi का नंबर 1 ब्रोंकी का दोनों तरफ ब्रोंकी है, ब्रोंकी के बाद अगला टर्म ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई। यानी ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक आगे जाती है ब्रोंक्यूल से डिवाइड होने के बाद। ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स यानी छोटा, उससे छोटा आर्टिस ब्रोंक्यूल्स का जान, लंग्स का पैरेंकाइमल सेल, उसके बाद आगे टर्मिनल छोटा छोटा ब्रांचेज और ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो सांस लेने में नीचे तक जाएगा, हर लोब तक जाएगा। उसके बाद एल्वियोलाई डक्ट है, एल्वियोलाई जहां पर एक्सचेंज होता है गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू द ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ तक आती है। देखो ये बता दिया है, नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स ये बता दिया, एंड एल्वियोलाई ये दिखा दिया। और न्यूमोनिया कॉज ऑफ द कॉज एक्यूमुलेशन फ्लूइड इन द एल्वियोलाई। न्यूमोनिया में क्या था? फ्लूइड फिलअप इन द एल्वियोलाई। देखो ये फुल है, ये पार्शियली, इसमें पार्शियली थोड़ा थोड़ा इसमें फ्लूइड है। इसी तरह इसमें ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये स्ट्रक्चर देख लो, इसी तरह यहीं पे एक्सचेंज होता है ये। उसके बाद सिलेटेड कोलुमनार म्यूकस मेम्ब्रेन चेंजेस ग्रेजुअली टू नॉन सिलेटेड cuboidal shaped cell into the distal bronchioles. The wider passages are the called conducting airway. Conducting airway bring air into the lungs, and there the walls are the too thick to the permit gas exchange. लाता है और उसके बाद वहाँ पर एक गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है, वहीं पर छोटे छोटे साइनस होता है, छोटे छोटे एक पर एक गैस एक्सचेंज होता है। ब्लड सप्लाई, ब्रोंकियल आर्टरीज का ब्लड सप्लाई है, वेनस ड्रेनेज है, ब्रोंकियल वेन, नर्व वैगस नर्व है, वैगस नर्व इज द 10th कैरोनियन नर्व, लंग्स में भी है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड थोरेसिक डक्ट कैविटी में रहता है, डक्ट उसमें है। इसका इतना क्या सप्लाई है। फंक्शन है कंट्रोल ऑफ द एयर एंट्री, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, support and patency, removal of the particulate matter और कफ रिफ्लेक्सिंग, ये इसका फंक्शन है। ये ट्रैकिया यहाँ तक हो गया ये चीज, एक मिनट। उसके बाद अगला है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, क्या कि लास्ट ही बता देते हैं, फिर कल से सिस्टम पर शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कभी 5 मिनट टाइम भी है तो कर भी देते हैं। Each lobule is supplied with air by a terminal bronchioles, which further subdivision into the respiratory bronchioles, alveolar duct, and large number of the alveoli, that is called air sacs. About 150 million alveoli in the adult lungs. कितना होते हैं? 150 मिलियन एल्वियोलाई इन द एडल्ट लंग्स, इसमें होता लगभग। इन दीज स्ट्रक्चर दैट द प्रोसेस ऑफ द